हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग हिंदी का जो है क्लास 10th उसमें जो है एक चैप्टर है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणांकर मूल्य। उसके जो है पूरा का पूरा उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है सर जी? टोटल 110 ऑब्जेक्टिव है। और जो है इतना हम पूरा जो है गारंटी के साथ कर सकते हैं, एकदम वारंटी गारंटी जो भी मानना है। अगर बिहार बोर्ड में जो है इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आता है तो यहाँ जो हम पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। तो इसको जो है बिल्कुल जो है अवॉइड नहीं करना है और अच्छे से करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैप्टर पूरा करने के बाद जो है कहीं और से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इस चैप्टर का नहीं। इस चैप्टर को जब आप पूरा कर लेते हैं तो यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 110 में से ही आएगा। तो इसको जो है अच्छे से करना है और धैर्य पूर्वक जो है 110 तक रुकना है। ऐसा नहीं कि 5 गो किए आप छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना। पूरा पूरा 110 का ऑब्जेक्टिव जो है 110 का 110 ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है। चलिए, तो आज का जो है पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? गुणाकर मूल्य। इनका नाम है गुणाकर मूल्य, जो है गुणाकर मूल्य। यानी ऐसा हम जो है कह सकते हैं कि जो है इनका नाम रहा होगा, इनको जो है इनका नाम कर रहा होगा तो किसी ने कहा होगा कि गुणाकर मूल्य। याद रखने का ट्रिक हो गया, गुणाकर मूल्य तो हो गया गुणाकर मूल्य, ठीक है। तो यह हो गया गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप पूछ रहा है राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र में उनका जो है जन्म हुआ था। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिला में हुआ था? पहले पूछा राज्य, पूछ रहा है जिला। तो अमरावती जिला में हुआ था। महाराष्ट्र का एक जिला है अमरावती, अब जो है वहीं जो है इनका जन्म हुआ था, अमरावती। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? यानी परिवेश कैसा था? शहरी था, ग्रामीण था, अर्ध शहरी था, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रामीण परिवेश में हुआ था, यानी गांव वाला माहौल था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य ने किस स्तर तक मराठी में पढ़ाई की थी? तो मिडिल स्तर, यानी जो है मिडिल स्कूल तक जो है मराठी में पढ़ाई की। उसके बाद जो है हिंदी भाषा में चले गए, अंग्रेजी भाषा में चले गए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य ने किस भाषा में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की थी? तो आप पूछ रहा है कि मैट्रिक से लेकर एमए तक जो है कौन सा भाषा में पढ़ा? तो जो है गणित में उन्होंने किया था। किस में किया था? तो गणित में। मैट्रिक से लेकर एमए तक जो है गणित विषय में ही उन्होंने पूरा पूरा पढ़ा था। कौन सा विषय था? तो गणित था। बताइए, इनका जो है गणित कितना जो है स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि जो मैट्रिक से लेके एमए तक जो है गणित में सब कुछ किए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? तो जो है इनका निधन 2009 में हुआ था। जो 2009 में पैदा लिया है उसके लिए जो है याद रखने का जो है आसान ट्रिक है। अभी नहीं कि सब अपना डेट ऑफ बर्थ 2009 कर लेना, नहीं। चलिए, तो ये जो है हमारा गुणाकर मूल्य जी के जो है निधन का वर्ष था। तो जब आप जो है पैदा लिए तब इनका जो है निधन हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र कैसा था? तो बहुत ही व्यापक था इनका, यानी जो है विस्तृत था, अलग अलग जो है क्षेत्र था। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मूल्य जी ने अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ रे। चलिए, तो मूल्य जी ने किस शहर में आकर गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की थी? तो कौन सा शहर था? शहर का नाम पूछ रहा है। तो शहर का नाम क्या था? तो हमारा इलाहाबाद था। इलाहाबाद में उन्होंने, उत्तर प्रदेश का जो है शहर है एक इलाहाबाद, वहीं जो है उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की थी। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा गुणाकर मूल्य ने अपने जीवन काल में कुल कितनी पुस्तकें तथा कितने निबंध लिखे? तो 30 गो जो है किताब लिखा उन्होंने और 2500 से अधिक जो है निबंध लिखा। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? गुणाकर मूल्य ने अपने जीवन में 2500 से अधिक निबंध लिखे। उनकी प्रसिद्ध कृति भारतीय लिपियों की कहानी किस विषय पर आधारित है? यानी भारतीय लिपियों की जो कहानी है वह उसका विषय क्या है? तो उसका विषय हमारा था लिपियों के क्रमिक विकास और इतिहास पर उन्होंने लिखा। भारतीय राजाओं पर, इतिहास पर नहीं लिखा उन्होंने। लिपि का बात हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो है लिपि पर ही लिखा है, लिपियों पर। तो यहाँ देखो क्या है, तो भारतीय लिपि होती, इसी पर जो है उन्होंने लिखा है, लिपि पर ही। ठीक था, हिंदी व्याकरण नहीं है, खगोल विज्ञान नहीं है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य ने 2 वर्षों तक कहाँ नौकरी की थी? यानी कौन सा ऐसा जगह था जहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की थी? तो उस जगह का नाम था वर्धा। अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा?
तो मूले ने अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन कहाँ किया था? अंग्रेजी और हिंदी का जो उन्होंने अध्ययन किया था वह जो है वर्धा में ही किया था। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा तो गुणाकर मूले, कौन सा मूले? तो गुणाकर मूले की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, यानी गुणाकर मूले जी ने अभी तक जो है कितना पुस्तक जो है उनका जो है प्रकाशित हो चुका है? तो उनका जो है 30 पुस्तक जो है अभी तक प्रकाशित हो चुका है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अक्षरों की कहानी के रचनाकार कौन है? तो अक्षर का जो कहानी का जो रचनाकार है उनका नाम है गुणाकर मूले, गुणांकर नहीं, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इनका भी नाम है गुणाकर मूले। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ब्रह्मांड परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी जो है लेखक हैं हमारे जो है गुणाकर मूल्य, यानी यही सब चीज लिखे हैं, लिपियों की कहानी लिखे हैं, विज्ञान पे लिखे हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो गुणाकर मूल्य जी का प्रसिद्ध किताब है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सौर मंडल, सूर्य और नक्षत्र लोक जैसे वैज्ञानिक पुस्तकें किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के लेखक कौन है? तो यह जो है हमारा जो है एक तरह का जो है पुस्तक ही है कि जो है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, तो उसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मेंडलीफ किनकी प्रसिद्ध कृति है? तो गुणाकर मूल्य जी का है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सूर्य, नक्षत्र लोक पुस्तकें किस लेखक की जो है रचनाएं हैं? तो गुणाकर मूल्य जी की रचनाएं हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? भारतीय विज्ञान की कहानी के लेखक कौन है? तो भारतीय विज्ञान जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना जो है प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य जी की प्रसिद्ध रचना है। खाली गुणाकर मूल्य जी का ही जो है पाठ है, तो इसलिए जो है उन्हीं की सारी रचनाएं के बारे में हम जो है बता रहे हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अक्षर कथा में गुणाकर मूल्य ने किसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में उन्होंने जो है संसार की प्रमुख पुरालिपियों के बारे में, पुरालिपि यानी पुरानी लिपियों के बारे में उन्होंने बताया है अक्षर कथा में, यानी अक्षरों की कथा की बात कही गई है तो उसमें लिपि आता है, तो जो है संसार का सब पुरन का जितना लिपि था उनके बारे में जो है उन्होंने बताया उसके बारे में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से ली गई है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि नाम का जो है पाठ लिया गया है, जो कि एक निबंध है। इसको भी याद रखना है, पूछा जाएगा कि नागरी लिपि गद्य की कौन सी विधा है? तो वह जो है निबंध है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है भारतीय लिपियों की कहानी में किस लिपि के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है? तो वह जो है नागरी या देवनागरी लिपि, दोनों लिपि के बारे में, दोनों एक ही है, पहले नाम हुआ करता था नागरी, उसके बाद जो है इसका नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। नागरिक नहीं पढ़ना है, नागरी है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? यानी अभी हम बोले हैं कि जो है पाठ जो है हमारा किस चीज में लिखा गया है, तो यह जो है पाठ हमारा निबंध है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब से आई? तो 2 सदी पहले से ही आ गई, अब जो है पाठ का ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है, बचपन से सुनते आए हो, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपालियो देवनागरी में लिखा जाता है, मराठियों लिखा जाता है, लेकिन तमिल नहीं लिखा जाता है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि में कौन सा एक अतिरिक्त अक्षर पाया जाता है? ये जो लो है यही पाया जाता है अतिरिक्त अक्षर। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्राय किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह हमारा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, हमेशा से, आज से ही नहीं, हमेशा से जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या? लेखक के अनुसार बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन अवश्य है। जो बांग्ला लिपि है उसको हम लोग जो है नागरी लिपि का जो है पुत्री नहीं कर सकते, उसको हम लोग बहन कहेंगे, तो वह जो है नागरी लिपि की बहन अवश्य है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गुजराती लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जो है नागरी लिपि से पूरी तरह अलग है। नहीं, अलग बिल्कुल नहीं है। यह नागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। हाँ, ये सही है। तो यह जो है नागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है, यानी अधिक अलग नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? दक्षिण भारत की पुरालिपियां, यानी दक्षिण भारत का जो है लिपियां हैं,
तमिल है, मलयालम है और तेलुगु कन्नड़ किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है, यानी जो है प्राचीन जो है हमारा किस प्राचीन लिपि से, ये सारी जो है तमिल हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु कन्नड़, ये जो है किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है, तो यह हमारा जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि से जो है विकसित हुई। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत का जो नागरी लिपि है उसको हम लोग नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को हम लोग क्या नाम दिए हैं, यानी क्या नाम दिया गया है, तो उसका जो लिपि था विजयनगर के राजाओं के लेखों की जो लिपियां होती थी उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो उनको हम लोगों ने नाम दिया था नंदी नागरी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर नागरी लिपि में कौन सा शब्द अंकित है, तो वीर केरलस्य यह शब्द जो है अंकित है। अगला क्या है, तो विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले पहल किन पवित्र धार्मिक ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था, तो वेदों को जो है ना लिपिबद्ध किया गया था पहले विजयनगर राजाओं के शासनकाल में ही। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कोंकण के शिलाहार, मान्य खेत के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादवों के लेख किस लिपि में मिलते हैं, तो यह जो है लिपि का नाम क्या था, तो इस लिपि का नाम था नंदी नागरी लिपि। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, दक्षिण भारत के किस राजवंश के प्रख्यात राजा राजराज व राजेंद्र 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर मिलते हैं, तो यह जो कौन था, तो यह हमारा जो है चौर राजा थे, यानी चौल वंश के राजा थे। तो चौर राजा, किताब में चौर लिखा हुआ, चलिए तो वही राजा थे, चोर नहीं कहना इसको, चौर है यानी बड़ी रॉ है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में ल ध्वनि की उपस्थिति का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो यह हमारे जो है केवल जो है आधुनिक पुस्तकों में बिल्कुल नहीं, प्राचीन अभिलेखों में मिलता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अक्षरों के ऊपर नीचे कुछ विशेष चिन्ह जोड़ते हुए संस्कृत प्राकृतिक के ग्रंथों को रोमन अक्षरों में कौन छपवाते थे, तो यह जो है कुछ विदेशी पंडित यानी विदेश के जो विद्वान थे और उनका जो है अनुकरण करने वाले यानी उन पे जो है चलने वाले भारत के जो विद्वान थे वही जो है रोमन में छपवाते थे। चलिए तो अगला देखते हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी किस लिपि में लिखी हुई है, यानी जो वर्गुण थे उनका जो पलियम ताम्रपत्र था जो 9वीं सदी का है, तो वह किस लिपि में जो है क्या है हमारा लिपि में है, तो वह जो है किस लिपि में है, तो उस लिपि का नाम क्या है, तो उस लिपि का नाम है हमारा नागरी लिपि। कौन सी लिपि, तो नागरी लिपि। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, श्रीलंका के किन 12वीं सदी के शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर अंकित हैं, तो जो है पराक्रम बाहु और जो है विजय बाहु के सिक्कों पर। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, महमूद गजनवी, इसको जो है गजनी नहीं पढ़ना है, गजनवी है। महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा खुदा था तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में किस भाषा के शब्द अंकित थे, तो नागरी लिपि में जो है हमारे संस्कृत भाषा के शब्द अंकित थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है महमूद गजनवी द्वारा नागरी लिपि में जारी किए गए चांदी के सिक्के किस वर्ष शुरू हुए थे, तो उस वर्ष का हमारा जो है नाम क्या था, तो उस वर्ष का नाम था 1028 यानी 1028 में जो है महमूद गजनवी का सिक्का जो है शुरू हो गया था। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार निरिपति महमूद किस शासक के सिक्के पर अंकित है, तो यह हमारा जो है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी बिल्कुल नहीं, शेरशाह सूरी तो और नहीं, बाबर तो और नहीं होगा, बबरा नहीं होगा। यह कौन है, बाबर आजम आ जाएगा, खुश हो जाएगा एकदम, एक तो क्रिकेट खेलने तो आता नहीं है उसको। चलो तो यह हमारा क्या है महमूद गजनवी। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, गजनवी के चांदी के सिक्के कहाँ के टकसाल में ढाले गए थे, तो लाहौर के टकसाल में। टकसाल किसको कहते हैं, तो जहां जो है सिक्के ढाले जाते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए 50वां क्या है, तो महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे, तो मोहम्मद गौरी भी थी, अलाउद्दीन खिलजी भी और शेरशाह। मोहम्मद गौरी देखो एक जो है अति का नाम था, शासक हुआ करता था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। 1290 में बेचारा मर गया, तो जो है मोहम्मद गौरी था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाया? ये बेचारा अकबर था। अकबर एकदम जो है सेकुलर टाइप का इंसान था। वो क्या किया था, वो सिक्का ऐसे बनवा लिया, उसमें राम सीता का जो है फोटो भी लगा दिया और जो है उस पर लिख दिया राम सीए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षरों की सबसे बड़ी मुख्य पहचान क्या है? तो इसमें क्या होता है, पूरी लकीरें जितना को हम लिखेंगे उसके ऊपर पे यहाँ देखो उतने दूर तक हम लोग जो है सिर पे जो है माथा पे जो है लकीर खींचेंगे। मंगटिका है उतने दूर खींचेंगे, उससे ज्यादा दूर जो है हम लोग नहीं खींचते हैं। तो यही हमारा जो है आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और उसके ठीक बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर क्या विशिष्ट आकृति दिखाई देती है? तो पूरी लंबी सिरोरेखा बिल्कुल नहीं, छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण जो है दिखाई देती हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दक्षिण भारत से नागरी यानी जो है नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से जो है मिलने लग जाते हैं? दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो दक्षिण भारत से जो है हम लोगों को कब मिलना शुरू हो जाता है? तो 8वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो उत्तर भारत से हमारा जो है 9वीं सदी से। 8वीं हमारा उधर हो गया और 9वीं में उत्तर भारत। दक्षिण भारत 8वीं और जो है उत्तर भारत 9वीं। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? नागरी नाम की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस पाठ के अनुसार सबसे पहला मत किस प्रदेश के नागर ब्राह्मणों से जुड़ा है? ये जो है गुजरात के नागर ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उन्हीं के नाम पे जो है नागरी लिपि पड़ा है। तो यह एक मत है, इसको जो है इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? श्रीलंका के शासक पराक्रम बाहु और विजय बाहु किस सदी के राजा थे जिनके सिक्कों पर नागरी अक्षर जो है मिलते हैं? तो वह जो है किस सदी के राजा थे? तो वह हमारे 12वीं सदी के राजा थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मत के अनुसार काशी को देवनगर कहा जाता था, इसलिए वहां की प्रयुक्त लिपि को हम लोगों ने देवनागरी लिपि कहा। काशी के बारे में कहा जा रहा है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अल बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किस वर्ष के आसपास की थी जिसमें मालवा में नागर लिपि यानी नागरी लिपि के जो है उपयोग का जिक्र है? तो जो है कब उन्होंने किया था नागरी लिपि का जो है जिक्र है? ये जो नागर लिपि वही है, नागरी लिपि के बारे में अल बरूनी ने जो है अपनी जो है प्रसिद्ध रचना में बताया है। तो कब जो है उन्होंने रचना की थी? तो वह यह रचना जो है उन्होंने की थी यानी 1030 में जो है उन्होंने यह रचना की थी, 1030 में। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अल बरूनी के लेख के अनुसार नागर या नागरी नाम किस वर्ष के आसपास अस्तित्व में आया था? तो अल बरूनी के जो है लेख के अनुसार जो है 1000 ईस्वी के जो है आसपास आ गया था उसके लेखों के अनुसार। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पादटादीतकम नामक प्राचीन नाटक, अब इसको जो है पढ़ के बिल्कुल हंसी तो आई होगी, हाँ हम जान रहे हैं हंसे ही होगे कि पादटादीतकम ऐसे जो है तोड़ के पढ़ना है। तुम्हारा मन है तो ऐसे पाद पढ़ लो, ऐसा जो है ताड़ीतकम पढ़ लो, तो ऐसा नहीं। पादटादीतकम नामक प्राचीन नाटक से किस ऐतिहासिक शहर को केवल नगर कहे जाने की जो है प्रामाणिक जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक शहर तो जो है हमारा कौन सा ऐतिहासिक शहर है जिसको जो है नगर कहे जाने का जो है जिक्र मिलता है? पादटादीतकम में, यानी पादटादीतकम दीतकम। चलिए, तो मिलता है तो जो है कौन सा हमारा जो है शहर है जो है ऐतिहासिक शहर प्राचीन शहर जिसमें मिलता है? तो उस शहर का नाम है पाटलिपुत्रा यानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा देखना। तो अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? तो एक विशेष शैली को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है एक विशेष शैली को कह देते हैं नागर शैली। स्थापत्य की उत्तर भारत की शैली है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला, गुप्त वंश के किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का नाम जो है देव था, उसी के नाम पे जो है का मत है कि देवनगर जो है पड़ा।
गुप्त वंश के किस प्रतापी राजा का व्यक्तिगत नाम देव होने के कारण पटना का नाम देवनगर पड़ा? जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो ईसा की 14वीं 15वीं की बात हो रही है कि विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपनी लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी कहा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ईसा की किन सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो गया था? यानी जो है सार्वदेशिक हो गया था, पूरा देश में जो है नागरीय लिपि का जो है प्रयोग किया जा रहा है। कब? ईसा का जो है किन सदियों में किया जा रहा था? उस सदी का नाम है हमारा 8वीं से 11वीं सदी में जो है किया जा रहा था, बीच में। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भारत में किस सदी से इस्लामिक शासकों का शासन आरंभ हुआ? जो है कौन सी सदी थी जब इस्लामिक जो है शासकों का शासन आरंभ हुआ? 13वीं सदी से शुरू हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किस लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के नए युग की जो है शुरुआत हुई? किस लिपि के जो है उदय के साथ हुआ था? तो उस लिपि का नाम क्या था? तो उस लिपि का नाम था नागरी लिपि। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नागरी लिपि पाठ के अनुसार आरंभिक हिंदी का साहित्य भारत में किस समय से मिलना शुरू हो जाता है? नागरी लिपि जो पाठ है, उस पाठ के अनुसार जो आरंभिक हिंदी का साहित्य है वो भारत में किस समय से जो है मिलना शुरू हो जाता है? उस समय का जो है बारे में बताइए, वह समय कौन सा था? तो वह समय हमारा 8वीं से 9वीं सदी के जो है बीच में मिलना शुरू हो जाता है। बीच में मिलना या जो है 8वीं में मिलता है या 9वीं में मिलता है, दोनों में मिलता है। तो बीच में क्या हो गया? तो अभी भी मिल रहा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? हिंदी के आदि कवि किसे जो है माना जाता है? तो आदि कवि जो है सरहपाद को माना जाता है, सरहपाद। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश भी सरहपाद की रचना है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हिंदी के आदि कवि सरहपाद की अमर कीर्ति दोहा कोश की प्राचीन हस्तलिपि विद्वानों को कहां से मिला था? तो तिब्बत से मिला था। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा सरहपाद के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है, हस्तलिपि वह किस सदी की लिपि में लिखी है? तो वह जो किस सदी की लिपि में लिखी गई है? सरहपाद का जो दोहा कोश मिला है तिब्बत में, तो वह किस जो है सदी की जो है लिपि में लिखी गई है? तो उस सदी की लिपि का नाम क्या है हमारा? तो 8वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 74। अनेक विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख कौन सा है? तो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दानपत्र। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? यानी राष्ट्रकूट शासन की जो है नींव किसने डाली थी? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, इसका जो है बढ़िया से पढ़ना है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने जो है नाम रखा था। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? राष्ट्रकूट शासक मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और उनकी जो है मातृभाषा क्या थी? तो वह कर्नाटक के रहने वाले थे और मातृभाषा कन्नड़ थी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक से आकर मूल रूप से भारत के किस क्षेत्र में बस गए थे? वह क्षेत्र कौन सा था जहां वह जो है बस गए थे? तो खानदेश विदर्भ। खानदेश विदर्भ में जो है वह जाकर बस गए थे, आकर बस गए थे। कहां से? तो कर्नाटक से आकर मूल रूप से भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? तो खानदेश विदर्भ में बसे थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? 78 नंबर। किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल में एलोरा, प्राचीन एलोरा में पहाड़ को काटकर अनुपम कैलाश मंदिर बनाया गया था? कौन था वह राजा? चलिए तो उस राजा का नाम था कृष्ण प्रथम। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल में महाराष्ट्र के किस स्थान पर पहाड़ को काटकर भव्य कैलाश मंदिर बनाया गया था? एलोरा, प्राचीन एलापुर में। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? 9वीं सदी में कौन सा एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ जिसने नई राजधानी मान्यखेड़ यानी मालखेड़ की नींव डाली थी? कौन सा जो है वह राजा हुआ जिसने जो है ऐसा काम किया? तो उस राजा का नाम था अमोघवर्ष।
कौन सा वर्ष? अमोघ वर्ष। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 80 के बाद 81। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के किस प्रदेश में शिलाहारों की राज्य स्थापित हो गया था? तो कौन कौन प्रदेश में जो है शिलाहारों का जो है राज्य स्थापित हो गया? तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या? किस सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगते हैं? तो किस सदी से मिलने लगते हैं? तो उस सदी का नाम क्या है हमारा? तो उस सदी का नाम है 11वीं सदी। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जैन के गणितज्ञ महावीराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह का समय क्या माना गया? तो गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य ने लिखा था, महावीराचार्य ने, तो उस जो है जैन गणितज्ञ थे, तो उसका जो है समय जो है क्या माना गया है? तो समय उसका माना गया है 850 ईस्वी। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, दिव्य आगर ताम्रपत्र 1060 जिसे मराठी भाषा का आद्य लेख यानी पहला पूर्ण लेख माना जाता है, महाराष्ट्र के किस जिले से जो है प्राप्त हुआ है? तो वह महाराष्ट्र के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो रत्नागिरी से प्राप्त हुआ है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अक्षी कुलाबा जिला से प्राप्त शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का शिलालेख किस वर्ष का है, जो संस्कृत और मराठी दोनों भाषा में है? तो किस वर्ष का है? तो उस वर्ष का नाम क्या है हमारा? तो उस वर्ष का नाम है 1012। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि कर्नाटक प्रदेश का कौन सा स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां जो है गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है? तो जो है सरबन बेलगोल में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र जो 13वीं सदी यानी 13वीं सदी से संबंध है के ताम्रपत्रों में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की जो है किस और जो है लगी है? यानी एक राजा हुए यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के राजा थे। कौन सी सदी? 13वीं सदी। तो उस राजा के जो ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं हैं, अक्षर जो है किस और जो है लिखी हुई है ए और ओ? तो वह जो है हमारा बाई और लिखी हुई है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं फटाफट। तो कल्याण के किन नरेशों यानी नरेश मतलब राजाओं के लेख भी नागरी लिपि में जो है मिलते हैं? तो कौन से राजा? तो पश्चिमी चालुक्य नरेशों का जो है मिलता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक प्राचीन भाषा हमारा तमिल भाषा है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी किस विशेष शैली का अस्तित्व था? तो वह जो है हमारा कलिंग लिपि का जो है विशेष अस्तित्व था। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुन के कौन से ताम्रपत्र मिले थे? तो पलियम ताम्रपत्र मिले थे। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? राजा वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र किस सदी का है? तो राजा वर्गुन का जो पलियम ताम्रपत्र है वह हमारा जो है 9वीं सदी का है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र की शुरुआत किस भाषा से होती है? तो उसका जो शुरुआत होती है वह हमारा जो है किस भाषा से? तमिल भाषा या तमिल लिखा हुआ तमिल भाषा से शुरुआत होती है और अंत में जो है हमारा दूसरी भाषा की ओर बढ़ जाती है। तो उत्तर भारत में पहले पहल किन राजाओं के लेखों में नागरी लिपि जो है देखने को मिलते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के जो है लेखों में जो है नागरी लिपि देखने को मिल जाती है। उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में कहाँ अपना शासन खड़ा किया था? तो उसका जो शासन था उनका जो शासन था वो अवंती प्रदेश में था। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है, अवंती प्रदेश में शासन खड़ा करने के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने बाद में किस प्रमुख नगर पर अधिकार कर लिया था? तो कन्नौज पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तानी अब क्या करेगा, लाहौर में नहीं किया था, कन्नौज पे उन्होंने किया था। और पाटलिपुत्र तो अपना बिहारी है, बिहार का है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि किस वंश के प्रख्यात शासक हुए? तो मिहिर भोज जो हुए और हमारा महेंद्रपाल हुए वह हमारा जो है किस वंश के प्रख्यात शासक हुए? तो वह हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है शासक हुए। तो बढ़िया से बुझिया देते हैं ताकि जो है याद रहे।
अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो 840 से 881 तक रहे कि ग्वालियर प्रशस्ति किस लिपि में जो है लिखी हुई है। तो उनका जो है लिपि है नागरी लिपि। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रख्यात राजा मिहिर भोज 840 से जो है 881 की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है। तो उस भाषा का नाम क्या है। तो उस भाषा का नाम है संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा, भारत की नहीं विश्व की। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला हमारा धारा जो है नगरी का कौन सा परमार शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऐसा शासक था जो अपने विद्यानुराग के लिए जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। तो उस शासक का नाम था राजा भोज। कहाँ राजा भोज कहाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। काहे गाना गा रहे सर जी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है बंसवारा दान पत्र और जो है बेतमा दान पत्र किस राजा द्वारा क्रमशः कोंकण विजय और कोंकण विजय पर्व पर दिए गए थे। तो राजा जो है हमारे भोज ने ही दिया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। इंदौर के समीप स्थित बेतमा दान पत्र जो है किस वर्ष दिया गया था। तो बेतमा दान पत्र हमारा जो है 1020 में दिया गया था। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। किस सदी के बाद हम भारत के उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते देखते हैं। किस सदी के जो है बात की यह बात पूछ रहा था। किस सदी के बाद। तो किस सदी के बाद हम लोग देखते हैं। तो उस सदी का जो है हमारा नाम है 12वीं सदी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी जो है किस लिपि में लिखे जाते हैं। एकदम बचपन से पढ़ते हुए आए, बच्चा वाला क्वेश्चन का है दिए सर जी। देवनागरी लिपि में हम लोग देखें। अमोघ जो है अमोघ वर्ष कौन था। तो अमोघ वर्ष जो है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। सिद्धम क्या है। तो एक प्रकार की लिपि है, वो मंत्र नहीं है। यहाँ जो है मंत्र का कोई बातें नहीं है। एक जो है सिद्ध योगी हो नहीं है, साधु नहीं है, एक प्रकार का जो है ये क्या है हमारा। तो एक प्रकार की लिपि है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, यह जानकारी किस विदेशी यात्री के ग्रंथ में मिलता है। तो अल बरूनी का मिलता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गणित सार संग्रह की रचना किसने की। तो गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने किया था, गुणंकर मूल्य ने नहीं किया था। गलत मत कर देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो दक्षिण भारत से मिले हैं। तो उसका अंतिम और जो है आखिरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 110, दिल थाम के बैठो बस सब होने वाला है। तो नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर जो पूरी लकीरें बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिरोरेखा कहते हैं। तो आज हमारा जो है 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर जी। 100 नहीं 110 है, बोलो नहीं 110 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। तो कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। ये सारा का सारा आपको करना है और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखे होगे और जो है फिर से एक बार देख लेना ताकि ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसका क्या करोगे तो इसका हम जो है सर जी नोट्स बना लेंगे। क्या पता ये पूछेगा, ये VVI मान लीजिए एकदम भी जितना भी देना है दे लो और जितना आई देना है दे लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हमको क्या चाहिए तो हमको भैया तुम्हारा जो है एक ही चीज चाहिए तुमसे, और कौन चीज लेंगे हम। इतना के लिए मेहनत करते जाओ डेली। अब ऐसा नहीं गर्मी है सर जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो दिन में पढ़ो, पेड़ के पास बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। अब गर्मी में कहते हो सर जी गर्मी है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, फिर ठंडा आता है बोलते हो सर जी ठंडा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो भैया ठंडा गर्मी में नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ोगे कहिए। चलो तो इसलिए जो है बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है। और जो है अब क्या होगा, तब जो है केमिस्ट्री भी आएगा, टेंशन नहीं लो। सब कुछ जो है धीरे धीरे करके एक एक करके आएगा। एग्जाम से पहले ही आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद आएगा। चलिए तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जो है बाय बाय कर देते हैं, टाटा कर देते हैं एकदम से। क्या कर देते हैं तो बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये लो बाय 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 बाय, और कौन बाय कर दे, ये बोला बाय। चलो तो दे दिए। और जो है इसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे। चलिए ठीक है कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। सेहत का ख्याल रखो और बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। 21 साल का तो बात, 21 साल का बात नहीं है सर जी, काहे झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय टाटा सी यू।